Hello students, I am Neha Sarawat, your science teacher and I am from IPJ College of Education। तो बच्चों आज हम अपना पाठ 3 पढ़ेंगे। एक धागे से वस्त्र का निर्माण कैसे होता है ये हम आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे मानव सभ्यता के विकास से पहले मतलब जब प्राचीन काल में मतलब पहले जब मानव की सभ्यता का विकास नहीं हुआ था तो लोग जंगलों में रहते थे और वो क्या करते थे, बड़े बड़े जो पत्ते हैं पेड़ के पत्ते उन्हें अपने कपड़े के रूप में मतलब उसी को अपने शरीर पे लपेट लेते थे, शरीर को ढकने के लिए, है ना। फिर धीरे धीरे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, लोगों ने मतलब उनके विकास के क्रम में जैसे उन्होंने हथियार बनाना सीखा, उसी तरह से धीरे धीरे उन्होंने कपड़े का भी निर्माण करना सीखा, मतलब खेती करना सीखा और जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं उनका खेती किया। ठीक है, तो इसी को हम जानेंगे कि वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं और किससे बनते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है 3.1 वस्त्रों में विविधता। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे भारत में ही अलग अलग राज्य में लोग अलग अलग तरह की कपड़े पहनते हैं। जैसे कि साउथ में देखोगे तो उधर साड़ियाँ पहनी जाती हैं, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं और ये जो कपड़े हैं वे अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि सूती से, रेशम से, ऊन से और पॉलिस्टर से। तो ये जो हमारे वस्त्र हैं वो इन चीज़ों से बने होते हैं। ठीक है, और ये जो सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर वस्त्र होते हैं वो क्या है हमारे लिए, हमारे शरीर को ढकने के लिए है। ठीक है, और ये जो वस्त्र हैं, जो कपड़े हैं वो तागों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। मतलब ये तागे मतलब धागा, एक धागे को ही तागा बोला जाता है। तो एक एक धागे से मिलकर कपड़ा बनता है और ये जो धागा है वो किससे मिलकर बनता है, वो तंतुओं से मिलकर बनता है। बहुत सारे तंतु आपस में मिलकर धागे का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आगे हम कुछ कपड़े देखते हैं, कपड़ों के प्रकार। जैसे कि ये दिख रहा है आपको सूती वस्त्र, ये रेशमी वस्त्र बहुत चमकीला सा होता है, बहुत मुलायम होता है। पॉलिस्टर, और ये भी सूती है एक तरह से पर ये थोड़ा झीना है। अब आगे और देखते हैं किस प्रकार के कपड़े होते हैं। आजकल ये नायलॉन, एक्रिलिक बोलते हैं, इनसे भी कपड़े बनाए जाते हैं, पर ये जो है ये हमें धागों से प्राप्त नहीं होते, इसको रसायनों से बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखते हैं। आगे हमारा दूसरा पॉइंट है 3.2 तंतु। तो अब हम ये जानेंगे कि ये तंतु होता क्या है, ये किससे मिलता है हमें। ठीक है, तागों की पतली पतली लड़ियां और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है जिन्हें तंतु कहते हैं। मतलब जो ये जो धागे हैं वो पतली पतली लड़ियों से मिलकर बने होते हैं। मतलब धागे के अंदर और पतली पतली संरचना होती है जिनको लड़ियां कहते हैं। ठीक है, और इन लड़ियों से मिलकर धागा बनता है। ठीक, फ्रेंड्स, जैसे कि आपने कभी सुई में धागा घुसाने की कोशिश की है तो घुसाते वक्त उसका कोई मतलब कई तंतु जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, तो जिससे धागे को घुसाने में आसानी नहीं होती हमें, तो उसको किसी ऐसे चिपकने वाले पदार्थ से चिपका के फिर घुसाया जाता है तो वो आसानी से घुस जाता है। उस समय आपने देखा होगा कि ये जो तंतु हैं वो अलग हो चुके होते हैं। ठीक है, तो जो हमें वो अलग हुए हुए दिखाई देते हैं वही तंतु कहलाते हैं। ये एक उसका उदाहरण था छोटा सा। अब ये जो तंतु है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो तंतु हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। मतलब जो हमारे द्वारा बनाया नहीं जाता, जो पेड़ पौधों में उगते हैं उनको प्राकृतिक तंतु कहते हैं, और जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें जंतुओं से प्राप्त होते हैं
उन्हें भी प्राकृतिक तंतु ही कहते हैं, क्योंकि वो उनके शरीर से लिया जाता है। तो पादपों से प्राप्त तंतु कौन कौन से हैं? तो ये है रुई, रुई हमें कपास से मिलता है। जूट, जूट से भी कपड़े बनते हैं, जो हमें पटसन से प्राप्त होता है। पटसन एक पौधा है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे डिटेल में। जंतुओं से प्राप्त तंतु, मतलब कुछ तंतु जो हैं वो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि ऊन तथा रेशम। ऊन किससे किससे मिलता है? तो ऊन जो है वो भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है, मतलब उनके शरीर के जो बाल होते हैं उनको काट कर ऊन बनाया जाता है, ठीक है। और ये जो रेशम है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये भी हम आगे जानेंगे। और जैसे खरगोश, याक तथा ऊंटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है, मतलब कई जगह जो खरगोश और जहाँ जैसे कि लद्दाख वगैरह वहाँ पे याक देखने को मिलता है, ठीक है। और राजस्थान में ऊंट, तो उनके जो बालों से क्या प्राप्त करते हैं? ऊन मिलता है हमें, उससे ऊन बनाया जाता है, ठीक है। आपने पश्मीना बकरी का नाम सुना होगा, जिससे काफी मुलायम ऊन मिलता है और वो फेमस भी है बहुत। और वो कहाँ मिलता है? कश्मीर में मिलता है, ठीक है। इस तरह हमने देख लिया कि अनेक प्रकार के जो ऊन हैं वो अलग अलग मतलब राज्यों में पाए जाते हैं स्पेशली, ठीक है। अब हाँ, हम यहाँ पे रेशम के बारे में जानेंगे कि रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। जो रेशम कीट है उसका पालन किया जाता है फार्म में, और रेशम कीट के पालन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोला जाता है। तो जो रेशम कीट का कोकून होता है उससे बिल्कुल पतले महीन धागे के रूप में खींचा जाता है, और उससे फिर रेशमी साड़ियां वगैरह और अनेक प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आया आपको? अब हमने प्राकृतिक रेशे देख लिए, और ये नेक्स्ट पॉइंट है संश्लिष्ट तंतु। ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, मतलब कुछ रासायनिक पदार्थों से प्राप्त बनाया जाता है। इनको हमें पेड़ पौधों से नहीं मिलता, ये ना ही जंतु से मिलता है, इनको रासायनिक पदार्थों से निर्मित किया जाता है। ऐसे तंतुओं का निर्माण किया जाता है, इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, मतलब मानव निर्मित तंतु होते हैं ये। और वो जो हमने ऊपर देखा वो क्या है? प्राकृतिक तंतु है, और ये क्या है? मानव निर्मित तंतु है, ठीक है। इसके उदाहरण क्या है? तो पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक है। आप ये आजकल के जो फैशनेबल कपड़े हैं, मतलब जो जीन्स वगैरह हैं, वो भी धागे से ही बनाए जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे कपड़े भी आजकल बनाए जा रहे हैं, मॉडर्न जमाना है, जो कि पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक से बने होते हैं। आपने देखा है? आप कमेंट करके बताइए मेरे को कि क्या क्या है जो इन मतलब संश्लेषित तंतुओं से क्या क्या और बनते हैं, कौन कौन से कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। हमने ऊपर तागा या धागा जिसे बोलते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो ये जो धागा है वो आप देख रहे हो, ये पूरा जो धागा है ये, हाँ। और ये जो इस धागे से एक खींचा हुआ बिल्कुल पतला सा जो महीन ये जो दिख रहा है वो तंतु कहलाता है। मतलब धागे जो है वो अनेक प्रकार की तंतुओं से, मतलब तंतुओं के समूह से बनते हैं, ठीक है। तंतु के बारे में जान लिया आपने। चलिए अब आगे देखते हैं, हमारा आगे क्या है। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है 3.3 कुछ पादप तंतु। यहाँ पे हमने प्राकृतिक तंतु के बारे में जाना पीछे, उसके बाद संश्लेषित तंतु के बारे में पढ़ा, और अब हम कुछ पादप तंतु जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जो रुई है वो कहाँ से मिलता है हमको? रुई एक पादप तंतु है, और ये हमें कपास से मिलता है। और मेनली कपास के पौधों के लिए काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। मतलब जहाँ पे काली मिट्टी होगी और जहाँ की जलवायु उष्ण मतलब गर्म तापमान जहाँ का अधिक होता है, वहाँ पे ये जो है कपास की खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र में कपास की खेती बहुत अधिक होती है? वहाँ की जलवायु जो है वो कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, ठीक है। तो कपास के गोलक परिपक्व होकर खुल जाते हैं, जिससे अंदर कपास तंतुओं से
ढके बिनौले को देखा जा सकता है। बिनौले मतलब जो उसके बीज हैं उसके ऊपर ये जो कपास के रेशे होते हैं वो ढके होते हैं बीज उसके। इस समय खेत कपास के परिफुल्लो रवों से श्वेत हो जाता है। मतलब आप अगर कपास के खेतों को देखोगे तो क्या है, वो बिल्कुल सफेद, जैसे कि बर्फ गिरा हो, जैसे पूरी तरह से बर्फ से ढका हो, ऐसे दिखाई देता है और वो बहुत सुंदर नज़ारा होता है। जैसे कि आप लोग कभी महाराष्ट्र से ट्रेन वगैरह में गुजरे होंगे तो वहाँ की खेतों को देखे होंगे, कपास की खेतों को, तो वहाँ पे ऐसे लगता है कि बर्फ गिरी हुई है, बहुत सुंदर लगते हैं। साधारण इन कपास बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब ये जो कपास है उसके पुष्पन हो जाती है उसमें, और जो ये बिनौले बन जाते हैं जो नींबू के आकार के होते हैं, मतलब सामान्यतः छोटा सा गोला होता है, तो ये जो बिनौले हैं उसके कपास के फल हैं वो पक जाते हैं, तो इनको कपास के बालों को हस्त चयन द्वारा, मतलब हाथ से चुन लिया जाता है। ठीक है, और इसको चुनने के बाद फिर उसको आगे धागा बनाने के लिए आगे भेजा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे और क्या क्या किया जाता है धागे बनने के क्रम में। अब है कपास ओटना। कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। मतलब जब कपास को खेतों से घर में ले आया जाता है उसके बाद कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। मतलब उसके जो बीज होते हैं उसको निकालने की प्रक्रिया को कंकतन कहते हैं। इसमें एक उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये जो चित्र में मैं आपको दिखा रही हूँ। कपास को कैसे अलग किया जाता है, ये कपास है तो इसको कैसे अलग करेंगे, देख रहे हो आप, ये कपास के फूल, मतलब जो इसको बिनौले जो बोलते हैं वो है, उसको एक लकड़ी के फ्रेम की तरह एक उपकरण होता है जिसमें ये जो छोटी छोटी कीले जैसे दिख रही है उसके ऊपर उसको रख के एक प्रक्रिया द्वारा उसके बीजों को अलग किया जाता है। इसे कपास ओटना कहते हैं। ठीक है, इस तरह से कपास से बीज को अलग किया जाता है। अब हमने कपास से कैसे धागा निकाला जाता है वो देख लिए। अब हम आगे देखते हैं कि जूट क्या होता है। जूट को पटसन बोला जाता है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। मतलब पटसन का एक पेड़ होता है, मैं आगे चित्र में दिखाऊंगी आपको उसका पौधा कैसा होता है, उसको तने से प्राप्त किया जाता है। जैसे कि हमने कपास को उसके फूल या फल बिनौले से प्राप्त किया, उसी प्रकार पटसन को उसके तने से प्राप्त किया जाता है। इसके फूल फल से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। तो ये जो पटसन है उसको वर्षा ऋतु में, मतलब बारिश के दिनों में इसकी खेती की जाती है और पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। जो हमारे किस साइड के हैं ये, पश्चिम बंगाल, पश्चिम की साइड में जो राज्य है उधर पटसन की खेती खूब की जाती है। और क्या बोलते हैं, फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। तने को कुछ दिन जल में डुबोकर रखा जाता है। तने के गल जाने पर पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। मतलब जो पटसन की खेती है उसको पुष्पन के दौरान जब उसमें पुष्प लग जाते हैं तब उसको काट के ले आया जाता है। उसके बाद इनके तनों को, मतलब जो काट के तना लाया गया है उसको पानी में डुबा के रखते हैं। जब उसके ऊपर का जो तना है वो सड़ जाता है तो इसके जो तंतु हैं उसको अलग कर लिया जाता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि पटसन का पौधा होता कैसे है। तो ये देख रहे हो आप चित्र, ये पटसन का पौधा है। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ये बताइएगा कि असम की और कौन सी चीज प्रसिद्ध है, कि वहाँ पे कौन सी और खेती की जाती है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमारा अगला टॉपिक है 3.4 सूती तागे की कताई। हमने देख लिया कि कपास से कैसे धागा मतलब रुई निकाला जाता है, पटसन से कैसे तंतु अलग किए जाते हैं, ये हमने जाना। अब आगे देखेंगे कि इन तंतुओं से
धागे कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, इसकी कताई कैसे की जाती है। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। जो हमें ये कच्चा पदार्थ मिला है उससे हम अब कुछ प्रोसेस करेंगे, उसके बाद रेशे से धागा बनाया जाएगा, ठीक है। इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई के लिए रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं, ये एक रुई से बनाया हुआ धागा है। तो इसका एक पुंज लेके हाथ से इसको इस तरह से ऐंठते हैं, मतलब इसको इस तरह से ऐंठा जाता है और धागा बन जाता है, ठीक है। इसके लिए कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं? कताई के लिए तकली और चरखा का उपयोग किया जाता है। एक तकली होती है, उसमें ये धागे जो कपास के जो रेशे हैं वे खींचने से लिपटते जाते हैं और धागा का निर्माण होता है। और मैं एक चरखा का भी डायग्राम बनाई हूँ जो आपको दिखा रही हूँ। ये चरखा है, आप लोग जानते हो महात्मा गांधी चरखे के लिए प्रसिद्ध है। उन्हीं के द्वारा इस चरखे का उपयोग किया जाता था बहुत पहले, आज़ादी के समय, और उन्होंने ही इस चरखे को बहुत मान्यता दिलाई है ना। तो इस चरखे से धागे का निर्माण किया जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे और क्या है। आगे 3.5 तागे से वस्त्र। अब हमने देख लिया कि धागा कैसे निकाला जाता है। आगे देखेंगे धागे से वस्त्र कैसे बनाया जाता है। वस्त्र मतलब कपड़े। तो इसकी एक विधि है बुनाई। बुनाई के द्वारा धागे से वस्त्र बनाया जाता है। तागे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। मतलब ये मैं चित्र में दिखाऊंगी आपको। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। ये करघे या तो हस्त प्रचालित या विद्युत प्रचालित होते हैं। तो ये देख रहे हो आप, ये एक सिंपल धागा है। तो इन दो धागों को इस तरह से, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो तरह से व्यवस्थित किया जाता है और इस प्रक्रिया को वीविंग कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये तो बहुत काफी बड़ा दिख रहा है, पर जो कपड़े होते हैं उसमें ये सब, ये जो डिब्बे दिख रहे हैं आपको, ये बिल्कुल पास पास सटे हुए होंगे, ठीक है। तो इसे ही वीविंग कहा जाता है। और हस्तकरघा या हाथ करघा, मैं चित्र दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए, ये हाथ करघे का चित्र है। इसमें धागे को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है और एक प्रक्रिया द्वारा इसको चला के क्या बनाया जाता है, वस्त्र बनाया जाता है। और ये जो हाथ करघा है वो मानव हस्तचलित होते हैं या फिर मशीन के द्वारा, जो मशीन से चलता है वो होते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा एक विशेष प्रकार की बुनाई, नीटिंग। इससे किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के टुकड़े को बनाने में किया जाता है। नीटिंग मतलब बुनाई, बुनाई बोला जाता है इसको भी। जैसे कि आपने मम्मी को या अपने घर में किसी को देखा होगा स्वेटर बुनते हुए या मोजा, हाथ के दस्ताने बुनते हुए। तो ये क्या है, एक एकल धागा से पूरे कपड़े को बुना जाता है, ठीक है। ये ऊन का गोला है और इससे इस सलाई पे फंसा के स्वेटर बुना जाता है। ये देखे हो आप लोग कि कभी स्वेटर का एक धागा निकल जाता है, वहां से खींचने से पूरा स्वेटर उधर जाता है, या फिर मोजे के एक धागे को खींचने से पूरा मोजा उधर जाता है, देखा है। तो वो क्या है, वो केवल एक धागे से बुना हुआ होता है। और जो वीविंग है उसमें क्या होता है, उसमें धागे के दो सेट होते हैं और इसमें धागे का केवल एक सेट होता है स्वेटर की बुनाई में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 3.6 वस्त्र सामग्री का इतिहास। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारे वस्त्र का इतिहास क्या है। प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। मतलब जब कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था, लोग जानते नहीं थे कि कपड़े क्या है, वस्त्र क्या है, तो उस टाइम पे वो क्या करते थे,
पेड़ की छाल से, जिसको बल्क कहा जाता है, और जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनको अपने शरीर पर लपेट लेते थे, और जैसे कि जंतुओं के चर्म और समूर मतलब चमड़े से अपने शरीर को ढकते थे। ठीक है। और फिर धीरे धीरे लोग जब सभ्य होते गए तो उन्होंने वस्त्र के निर्माण की जानकारी मिली, उनका ज्ञान बढ़ते गया, और आज देख रहे हो आप लोग एक एक प्रकार के वस्त्र जो आ रहे हैं मार्केट में, वो इस लंबी प्रक्रिया के दौरान गुजर के हमारे सामने है। ठीक है। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। मतलब पूर्व में बहुत पहले जो भारत के लोग हैं वो रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो कि गंगा नदी के किनारे के क्षेत्रों में उगाई जाती थी। मतलब वही कपास की खेती की जाती थी गंगा नदी के किनारे पहले। अब अगला देखते हैं फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या होता है? यह एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। जिस प्रकार कपास और पटसन है, उसी प्रकार फ्लेक्स भी एक पादप है, एक पौधा है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में फ्लेक्स तथा रुई की खेती नील नदी के किनारे की जाती थी। मतलब पहले, बहुत पहले मिस्र में फ्लेक्स की खेती की जाती थी। कहाँ पे? नील नदी के किनारे। ये आपके चैप्टर में इसी प्रकार से दिया हुआ है, इसलिए मैंने ये पॉइंट इंक्लूड किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 3rd चैप्टर भी खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बाकी आपके जो भी कमेंट होंगे वो कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। ठीक है। ओके, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।